नालंदा विश्वविद्यालय। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्ता द्वारा किया गया था। नोलादा को दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा संस्कृत शब्द जोरदा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। जोर दा यानी कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली। कालक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। स्कंदगुप्त। मुख्य लेख। स्कंदगुप्त। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ई में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। हालांकि सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल रहता था। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपन कहा गया है। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। उसने 2 माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। इस झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया। उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही। उसको सबसे अधिक परेशान मध्य एशियाई हून लोगों ने किया। हून एक बहुत ही दुर्दांत कबीले थे तथा उनके साम्राज्य से पश्चिम में रोमन साम्राज्य को भी खतरा बना हुआ था। श्वेत हूनों के नाम से पुकारे जाने वाली उनकी एक शाखा ने हिंदुकुश पर्वत को पार करके फार्स तथा भारत की ओर रुख किया। उन्होंने पहले गांधार पर कब्जा कर लिया और फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी, पर स्कंदगुप्त ने उन्हें करारी शिकस्त दी और हूनों ने अगले 50 वर्षों तक अपने को भारत से दूर रखा। स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया। गोविंद गुप्त स्कंदगुप्त का छोटा चाचा था, जो मालवा के गवर्नर पद पर नियुक्त था। इसने स्कंदगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्कंदगुप्त ने इस विद्रोह का दमन किया। स्कंदगुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। 467 ई उसका निधन हो गया। पतन। स्कंदगुप्त की मृत्यु सन 467 में हुई। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों बाद तक बना रहा, पर यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। स्कंदगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए। पुरुगुप्त। यह कुमारगुप्त का पुत्र था और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। स्कंदगुप्त का कोई अपना पुत्र नहीं था। पुरुगुप्त बुढ़ापा अवस्था में राज सिंहासन पर बैठा था, फलतः वह सुचारू रूप से शासन को नहीं चला पाया और साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ लेख में इसका समय 445 ई अंकित है। बुधगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त शासक बना, जो नालंदा से प्राप्त मुहर के अनुसार पुरुगुप्त का पुत्र था। उसकी मां चंद्रदेवी था। उसने 475 ई से 495 ई तक शासन किया। हवेनसांग के अनुसार वह बौद्ध मत अनुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफी धन दिया था। नरसिंहगुप्त बालादित्य। बुधगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त शासक बना। इस समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों
क्रमशः मगध, मालवा तथा बंगाल में बट गया। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा में भानुगुप्त, बिहार में तथा बंगाल क्षेत्र में वैन्यगुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। नरसिंहगुप्त तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। हूनों का कुरु एवं अत्याचारी आक्रमण मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ई के एर्न लेख में मिलता है। कुमारगुप्त तृतीय, नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध के सिंहासन पर बैठा। वो 24वां शासक बना। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। दामोदर गुप्त, कुम्रगुप्त के निधन के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना। ईशान वर्मा का पुत्र सर्ववर्मा उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी मौखरी शासक था। सर्ववर्मा ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने हेतु युद्ध किया। इस युद्ध में दामोदर गुप्त की हार हुई। यह युद्ध 582 ई के आसपास हुआ था। महासिंहगुप्त, दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र महासिंहगुप्त शासक बना था। उसने मौखरी नरेश अवती वर्मा की अधीनता स्वीकार कर ली। महासिंहगुप्त ने असम नरेश सुस्थित वर्मन को ब्राह्मण नदी के तट पर पराजित किया। अफसद लेख के अनुसार महासिंहगुप्त बहुत पराक्रमी था। देवगुप्त, महासिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र देवगुप्त मलवा का शासक बना। उसके दो सौतेले भाई कुमारगुप्त और माधवगुप्त थे। देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के सहयोग से कन्नौज के मौखरी राज्य पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने शीघ्र ही देवगुप्त पर आक्रमण करके उसे मार डाला। माधवगुप्त, हर्षवर्धन के समय में माधवगुप्त मगध के सामंत के रूप में शासन करता था। वो हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र था। हर्ष जब शशांक को दंडित करने हेतु गया तो माधवगुप्त साथ गया था। उसने 685 तक शासन किया। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में अराजकता फैली तो माधवगुप्त ने भी अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। गुप्त साम्राज्य का 550 ई में पतन हो गया। बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और हूनों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। हूनों ने सन 512 में तोरमान के नेतृत्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवा तक के एक बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य कायम कर लिया। इसके बाद सन 606 में हर्ष का शासन आने के पहले तक अराजकता छाई रही। हून ज्यादा समय तक शासन न कर सके। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना कर ली। इसमें एक था उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब 2 शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है। परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त ने 510 ई 521 ई स्थापना की। अफसद लेख के अनुसार मगध उसका मूल स्थान था, जबकि विद्वानों ने उनका मूल स्थान मालवा कहा गया है। उसका उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ है। उत्तर गुप्त वंश के 3 शासकों ने शासन किया। तीनों शासकों ने मौखरी वंश से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। कुमारगुप्त उत्तर गुप्त वंश का चौथा राजा था जो जीवित गुप्त का पुत्र था। यह शासक अत्यंत शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसका प्रतिद्वंदी मौखरी नरेश ईशान वर्मा समान रूप से महत्वाकांक्षी शासक था। इस समय प्रयाग में पुण्यार्जन हेतु प्राणांत करने की प्रथा प्रचलित थी। हॉन गांगेय देव जैसे शासकों का अनुसरण करते हुए कुमारगुप्त ने प्रयाग जाकर स्वर्ग प्राप्ति की लालसा से अपने जीवन का त्याग किया।
गुप्तकालीन स्थापत्य। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इस काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला एवं मूर्तिकला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। शताब्दियों के प्रयास से कला की तकनीकों को संपूर्णता मिली। गुप्त काल के पूर्व मंदिर स्थायी सामग्रियों से नहीं बनते थे। ईंट एवं पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों पर मंदिरों का निर्माण इसी काल की घटना है। इस काल के प्रमुख मंदिर हैं तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर, नागौद, मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी, उत्तर प्रदेश, तथा ईंटों से निर्मित भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश आदि। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था जिनमें ईंट तथा पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलते हैं। इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती थी तथा मंदिरों की छत सपाट होती थी। मंदिरों का गर्भगृह बहुत साधारण होता था। गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया जाता था। प्रारंभिक गुप्त मंदिरों में अलंकरण नहीं मिलता है, लेकिन बाद में स्तंभों, मंदिर के दीवार के बाहरी भागों, चौखट आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण किया गया है। भीतरगांव, कानपुर स्थित विष्णु मंदिर नक्काशीदार है। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकरवाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी हैं। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें गुप्त स्थापत्य कला अपनी परिपक्व अवस्था में है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक एवं फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है।